अबाउट सम नंबर टू की डिटेल्स में पढ़ते हुए चलेंगे, और साथ साथ में हम इसका यहीं पे बाइफरगेशन कर लेंगे। पहले कौन सी चीज कौन से नोट्स के अंदर आएगी। बैलेंस शीट बनाने से पहले ये जरूरी है हम पहले नोट्स का कैलकुलेशन करें। बैलेंस शीट में मैक्सिमम 20 अमाउंट्स, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे तो बढ़ सकते हैं, इन मैक्सिमम 20 नोट्स के 20 अमाउंट्स, यहाँ जहाँ अमाउंट्स नहीं है वहाँ डैश यानी कि नील, इस तरीके से आपने एंट्री लिखनी है। तो बैलेंस शीट फ्रेम करने से पहले हम नोट्स फ्रेम करेंगे, और नोट्स फ्रेम करने से पहले हम यहीं पे इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे कि ये जो चीज है वन बाय वन, ये कौन से नोट्स यानी कि कौन से हेड्स के अंदर हमें इसको दर्शाना है। वेयर वी आर सपोज टू मेक द रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये हमें पहले ही डिसाइड कर लेना है। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ये सम वैसे इजी है क्योंकि इस सम का जो आपका टोटल आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करके दे दिया गया। फर्स्ट सम में ऐसा नहीं था, फर्स्ट सम में जनरल बैलेंसेस थे। आपको वहां सोचना पड़ता है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये एसेट है या लायबिलिटी है, ये सब सोचना पड़ता है और बाइफरगेशन करना पड़ता है। यहाँ की और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, उधार और जमा इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ कुशाल लिमिटेड की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, और आपने इसमें से क्या करना है सर, वर्टिकल बैलेंस शीट फ्रेम करना है। आपको एग्जाम में वर्टिकल बैलेंस शीट फ्रेम करने का ही सम पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का जमाना गया। एज पर अकाउंटिंग, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपने ये फॉर्मेशन करना है, फ्रेम करना है। तो ये सम उतना ही आसान है, डेबिट करके डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों तरफ दी हुई है। सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू मेक द बाइफरगेशन ऑफ द पॉइंट्स। चलिए, तो वन बाय वन पहले हम डिसाइड करते जाएंगे कि कौन सी चीज की एंट्री कहाँ होगी, कैसे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एडवांस टू एम्प्लॉइज। एडवांस टू एम्प्लॉइज, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी सर। तो इसकी एंट्री हम लिख लेते हैं सर। इसकी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए सर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कहाँ होगी सर इसकी एंट्री, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में ये जाएगा। एम्प्लॉयज को हमने एडवांस दिए, तो ये शॉर्ट टर्म कैटेगरी में इसका हम उल्लेख कर सकते हैं। चलिए, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक, ये तो हमें आसान है, हमें पता है कैश की बात होगी तो कहाँ जाएगा सर, CCA, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस मीन्स ई आएगा। ओके, सो इस तरीके से हमें पहले ये डिसाइड कर लेना है वन बाय वन कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, कौन से नोट्स में आएगी। चलिए, तो अब देखते हैं फर्नीचर और फिक्सचर, ये कहाँ दर्शाएंगे सर, वेयर वी विल रिकॉर्ड दिस पॉइंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर। सर ये हो गई हमारी टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स में आता है ये। चलिए, फिर आ गया प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस यानी एक तरीके से हो गई प्रॉपर्टी। प्रेमाइसिस का दूसरा नाम क्या है सर, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी एक तरीके से बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई ना। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से बिल्डिंग ही हो गई। तो बिल्डिंग क्या हो जाता है सर, टेंजिबल एसेट्स। तो ये आएगा टेंजिबल एसेट्स। चलिए, फिर आता है पेटेंट्स। गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पैटर्न्स हो गया, आपको याद ही होगा सर, ये हो गया इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स। फिर आता है सर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये हो गए फिक्टिशियस एसेट्स। क्या हो गए सर, फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसको हेड हमारा, हम इसका जो टेक्निकल हेड है डिटेल में वो लिखते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स में आता है सर। चलिए, अदर नॉन करंट एसेट्स के बाद आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की हम बात करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स है यानी हमें मिलने वाले हैं। बिल्स रिसीवेबल भी दूसरा नाम यही है, बिल्स रिसीवेबल। हमें बिल्स लेने हैं, लेने हैं, हमारी एसेट मानी जाएगी सर। वैसे हम कहाँ दर्शाएंगे सर, रिसीवेबल से, यानी हमारी एसेट होगी, इतना कंफर्म एसेट साइड पे आएगा। लेकिन हम कौन सी हेड में लिखेंगे सर, यही हेड है, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसी नाम से वो जाना जाता है।
एडवांस टैक्स पे किया है कंपनी ने। होती है कुछ कंपनीज जो एडवांस टैक्स पे करती है, एडवांस टैक्स पे की तो हमने एडवांस टैक्स पे किया है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, बाकी नहीं है, हमने एडवांस में पे कर दिया है, प्रीपेड हो गया एक तरीके से, यूँ समझ लीजिए पहले से पे कर दिया है। तो ये हमारी एसेट हुई, लेकिन किस स्वरूप की एसेट हुई सर? अदर करंट एसेट्स में जाएगा ये, अदर करंट एसेट्स। हर साल तो हम नहीं ना पे करने वाले हैं एडवांस टैक्स, जरूरी नहीं कि हर साल एडवांस टैक्स पे कर दे, कुछ साल अगर अच्छा प्रॉफिट हो गया तो हम सोच सकते हैं चलिए एडवांस टैक्स पे कर देते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से एसेट हो गई। टैक्स होता तो हम करंट लायबिलिटी में इसको दर्शाते, अदर करंट लायबिलिटीज में आता, यहाँ अनपेड लिखा हो, यहाँ आउटस्टैंडिंग लिखा हो। चलिए फिर आ रहा है 8% गवर्नमेंट लोन, 8% गवर्नमेंट लोन। लोन लोन की जगह पे यहाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरी एरर है इसके अंदर, लोन नहीं है वो बॉन्ड्स है, थोड़ा सुधार लीजिएगा थोड़ा, देयर इज एन एरर, टाइपिकल एरर है, तो ये थोड़ा आप चेंज करिएगा। इट्स 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाय मिस्टेक मैंने लोन लिख लिया था, तो ये थोड़ा सुधार लीजिएगा अपने क्वेश्चन में, खास ध्यान रखना 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चलिए तो 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स की एंट्री कहाँ दर्शाएंगे सर हम? इसकी एंट्री आएगी सर, हमें यहाँ स्पष्ट नहीं बोला गया है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जब ऐसा स्पष्ट दर्शाया नहीं गया है और जो पॉइंट है उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि सर इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और हम इसे दिखाएंगे एज नॉन करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और नॉन करंट एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट करके आप देख सकते हैं। चलिए फिर स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक की तो माइंड में होना चाहिए इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज की कॉलम में ये आएगा, ठीक है, आसान है स्टॉक वाला तो। चलिए तो हमारी डेबिट साइड की हमें फाइनल कर दी एंट्रीज कहाँ कहाँ आएगी। अब चलते हैं क्रेडिट साइड पे। इक्विटी शेयर कैपिटल तो सबसे आसान है सर, कौन से ब्लॉक में जाएगा सर? शेयर कैपिटल, आसान है वो तो। चलिए रिजर्व्स आ गए, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कोई फंड हो गया जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वगैरह, तो ये सब आरएस में जाएगा, यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आगे हैं लोन फ्रॉम एसबीआई, कोई उल्लेख ना हो यहाँ पे तो हम लॉन्ग टर्म समझेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कहाँ आएगा सर ये? नोट नंबर 3 में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखिए यहाँ स्पष्ट बोला है आपको, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जहाँ शॉर्ट टर्म होगा स्पष्ट बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन की बात है, तो जैसे ये अभी लोन था लेकिन वहाँ स्पष्ट नहीं है, हमने उसको लॉन्ग टर्म लिया, यहाँ स्पष्ट है शॉर्ट टर्म है, हम यहाँ क्या लिख देंगे सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एलटीबी एसटीबी। चलिए फिर आ रहा है प्रपोज्ड डिविडेंड, अगला पॉइंट है प्रपोज्ड डिविडेंड। डिविडेंड देने की बात चल रही है, यानी देने वाले हैं, अभी दिया नहीं है, तो एक तरीके से प्रोविजन हो गया, तो हमारे शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देने वाले हैं, एक तरीके से डेक्लेरेशन किया यूं समझ लीजिए, लेकिन अब तक पे नहीं किया है, मीन्स देंगे जरूर, तो एक तरीके से हमने प्रोविजन किया है, इट्स अ प्रोविजन, और ये प्रोविजन जो है शॉर्ट टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम इसे दिखाएंगे, प्रपोज डिविडेंड इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वैसे ही हम हमारे एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट देने के सोच रहे हो, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, हम ऐसा सोच रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं एम्प्लॉयज वेलफेयर की, कल्याण योजना की बातें कर रहे हैं, तो इसको हम एक तरीके से लॉन्ग टर्म मानेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मानेंगे। हम हमारे जो कर्मचारी है उसको कल्याण, उनके कल्याण के लिए कुछ प्रोविजन कर रहे हैं, और ये 1 साल का नहीं होगा, ये अवधि लंबी होगी, 12 महीने से ज़्यादा ही होगी।
हर साल इसका प्रोविजन करने की बात हो सकती है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम उसे मान सकते हैं। चलिए फिर अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड यानी डिविडेंड पे करना बाकी है, डिक्लेरेशन हो गया पर पे नहीं किया है, पे करना बाकी है, बाकी हो गई तो ये हमारी हो गई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किस स्वरूप की मानी जाएगी सर? अदर करंट लायबिलिटी। हमें डिविडेंड पे करना चाहिए था लेकिन अब तक हमने पे नहीं किया, उसका समय भी समाप्त कर दिया लेकिन पे नहीं किया। ये तो प्रपोज्ड है, ये अभी हम सोच रहे हैं देंगे, अभी दिया नहीं है। ये तो डिक्लेयर हो गया लेकिन पे नहीं किया, ऐसी सिचुएशन। चलिए अब आ रहा है लॉस अकाउंट। अब यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन हम क्रेडिट बैलेंस के सेक्शन में ही है। ये क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो इसे हम कहाँ दिखाने वाले हैं सर? आरएस में। क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव माना जाता है, डेबिट बैलेंस नेगेटिव माना जाता है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। चले बिल्स पेबल, बिल्स पेबल पे चलते हैं। चले बिल्स पेबल सर, बिल्स पेबल कहाँ आएगा सर? ट्रेड पेबल्स में। ये तो अभी धीरे धीरे आपको ऐसे इस तरीके से याद हो जाएगा। लायबिलिटी सेक्शन में आता है, लायबिलिटी साइड पे आएगा ट्रेड पेबल्स, हमें बिल्स देने बाकी है हमें। चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमें हमारे क्रेडिटर्स भी है, हमें जिनसे उधार माल लिया है उनको पे करना बाकी है, एक तरीके से हमारी लायबिलिटी है, ट्रेड लायबिलिटी से। तो इसे भी हम ट्रेड पेएबल में इसको दर्शाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये एंट्री, ये बाइफर्गेशन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब हम आसानी से हमारी एंट्रीज कर पाएंगे वन बाय वन। सो नाउ लेट अस हैव द एंट्रीज वन बाय वन। ये कर देने के बाद हमारे लिए काम आसान हो जाता है। यूं समझ लीजिए पिच रेडी हो गई है, अब हम क्रिकेट मैच शुरू कर सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट अवर मैच। सो लेट अस नाउ बी प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मेट्स एंड वी कैन स्टार्ट अवर वैल्यूएशन कैलकुलेशन। मैं सबसे पहले नोट्स बनाऊंगा, यही सही तरीका है वैल्यूएशन का। आपने सबसे पहले नोट्स बना लेनी है। नोट्स बनाने के बाद हम बैलेंस शीट फ्रेम करेंगे। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। गेट रेडी विद द नोट्स। चलिए लेट अस फ्रेम द फर्स्ट नोट्स। हेडिंग दे दीजिए नोट्स टू अकाउंट्स, और पहली हेडिंग होगी हमारी शेयर कैपिटल। चलिए शेयर कैपिटल में एक ही पॉइंट था, अ, और वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। इस तरीके से हेडिंग दिया गया है अंदर सब में, तो वही दर्शा देंगे और टोटल भी ले लेंगे 52,02,000। इस तरीके से यहाँ पे दर्शा सकते 52,02,000। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग पे। अगली हेडिंग क्या है सर? वो ले लेते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग फॉर द नोट्स इज नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए अब हम बाइफर्केशन हमने जो किया हुआ है ऊपर, उसमें से टैली करते जाएंगे और वन बाय वन हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे। इतना याद रखिएगा, लायबिलिटी की अगर बात हो रही है, लायबिलिटी की, तो आपने क्रेडिट साइड ही देखना है। कौन सी साइड देखना है? क्रेडिट साइड। लायबिलिटी की जो भी बैलेंसेस होती है दोस्तों वो क्रेडिट साइड पे होती है, और एसेट साइड की जो बैलेंस होती है वो दोस्तों वो डेबिट साइड पे होती है। इतना बेसिक्स अगर आप याद रखेंगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगी। ये तो अच्छा सा हमें डेबिट और क्रेडिट अलग से करके दिया है। चलिए तो इसमें हम सबसे पहले दिख रहा है सर क्रेडिट साइड पे हमारे लिए है कैपिटल रिजर्व। तो चलिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं। कैपिटल रिजर्व हमारा है 62,000। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री कर ली, 52,02,000 टोटल था।
नोट 1 हमारा रेडी है। उसी तरीके से दूसरा कोई ऐसा है रिजर्व, देख लेते हैं। हाँ जी, हमने लिखा है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, क्रेडिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस माना जाएगा, तो क्रेडिट बैलेंस है ही हमारा। ये मैंने आपकी समझ के लिए लिखा है, बाकी यहाँ जरूरत नहीं है क्रेडिट बैलेंस लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटेड दिया ही है सब, क्रेडिट साइड पे ही दिया है। ये हम क्रेडिट साइड के ही डेटा ले रहे हैं, इसलिए ऐड होगा। तो दो ही चीजें हैं इस सेक्शन में, इस नोट्स के अंदर। तो रिजर्व्स और सरप्लस का टोटल ले लेते हैं दोस्तों। 1,06,980 आएगा इसका टोटल। चलिए फिर हम चलते हैं नोट नंबर 3 के पास और समझने की कोशिश करते हैं नोट नंबर 3 क्या है। हेडिंग क्या आएगा सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास क्या है तो वो देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास है लोन फ्रॉम एसबीआई, हमने डिसाइड किया। एक ही चीज है, मैं टोटल भी ले लूंगा, इस सेक्शन में भी एक ही चीज है, एक ही एलटीबी है, क्लासिफिकेशन किया उसके बेसिस पे एक ही एलटीबी है, लोन टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 8,02,000 टोटल वही रहेगा। नेक्स्ट इज नोट नंबर 4, और नोट नंबर 4 की जो हेडिंग है वो है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, जो इस सब में नहीं है, एक भी ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है, नील रहेगा। कोई भी सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा सर? लॉन्ग टर्म की कोई लायबिलिटी होगी तो वो दर्शाएंगे, लेकिन इस सब में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नोट नंबर 5 की हेडिंग लिख लेते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कोई की है क्या? देख लेते हैं कोई प्रोविजन लॉन्ग टर्म की है क्या। हाँ सर, एम्प्लॉयज के कल्याण के बारे में सोचा है कंपनी ने। कुछ ही कंपनी होती है जो ऐसा सोचती है। एक ही पॉइंट है, मैं टोटल ले लूंगा साथ में। सो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड 6,02,000, टोटल भी वही रहेगा 6,02,000। चलिए चलते हैं नोट नंबर 6 के पास। हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग होगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। कोई शॉर्ट टर्म लोन ली हो जो 12 महीने से कम की होती है उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं, जो 12 महीने से ज़्यादा की होती है उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट बोल दिया था शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो हमने यहाँ बाइफर्गेशन किया हुआ ही है। उसकी एंट्री सिंगल पॉइंट है तो उसका टोटल हम ले ही लेंगे साथ में। शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स 4,92,200, सेम टोटल 4,92,200। नेक्स्ट नोट नंबर 7 पे चलते हैं। नोट नंबर 7 में आएगा ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में देख लेते हैं कौन कौन सी मैटर है। मैक्सिमम दो ही होती है, एक होते हैं हमारे क्रेडिटर्स और दूसरे होते हैं ट्रेड पेएबल्स। तो देख लेते हैं। चलिए दोनों लास्ट में ही दिए हुए हैं, तो ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। पहला है क्रेडिटर्स, चलिए एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिटर्स 1,02,020 मीन्स 10/20/20। और उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल 87,100। सो ये दो मैटर्स हैं, दोनों की दोनों आ गई। टोटल ले लेते हैं, दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,89,120। अभी भी हम लायबिलिटी साइड पे ही हैं। टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं नोट्स के लायबिलिटी साइड के। चलिए पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 8 है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज, तो क्या हमने कोई ऐसी करंट लायबिलिटीज है देखी है? हाँ सर, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है एक, डिविडेंड के ऊपर है। देख लेते हैं इसकी एंट्री, जो डिविडेंड पे नहीं किया गया, ऐसी एक ही एंट्री है, उसकी एंट्री ले लेते हैं, अनपेड डिविडेंड। तो वो आउटस्टैंडिंग है 66,800, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के तौर पे दर्शा सकते हैं। चलिए फिर आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन अगर कंपनी ने किया है, हाँ सर, डिविडेंड से जुड़ा हुआ ही है, और वो है हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड। फ्यूचर में कंपनी सोच रही है कि इतना डिविडेंड हम देंगे, तो उसका प्रोविजन किया जा रहा है। 1,66,000 का डिविडेंड फ्यूचर में कंपनी देने का प्रोविजन कर रही है ना, हम डिविडेंड देंगे फ्यूचर में, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन माना जाता है। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड का वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। 9 नोट्स हमारे डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 10, हेडिंग होगा टेंजिबल एसेट्स। चलिए, अब हमारी क्रेडिट साइड की सारी बैलेंसेस आ चुकी है। अब हम डेबिट साइड पे आएंगे और डेबिट साइड की जितनी एंट्रीज होगी वो कवर करेंगे। सो टेंजिबल एसेट्स पे चलते हैं। हमने 8 और 9 कंप्लीट किया। अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कंप्लीट हुआ, यानी लायबिलिटी सेक्शन कंप्लीट हुआ। 1 से लेकर 9 नोट्स हमारे लायबिलिटी सेक्शन में आता है। अब हम चलते हैं टेंजिबल एसेट्स, यानी अब 10 से 20 तक एसेट साइड का हम कवर करेंगे। चलिए, टेंजिबल एसेट्स में हमने डिसाइड किया हुआ ही है सर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स और है प्रीमाइसेस यानी कि प्रॉपर्टी। तो इन दोनों की एंट्री लेंगे। फर्नीचर की एंट्री ले लेते हैं पहले, 7,52,000 है, और प्रीमाइसेस की एंट्री ले लेते हैं जो है 41,11,940 टोटल है। इन दोनों का टोटल हमें देगा 48,63,940। तो ये हो गए हमारे टेंजिबल एसेट्स। क्या कोई इंटेंजिबल एसेट्स है? हाँ सर, एक हमने ऐसा देखा था जो है पेटेंट्स। तो चलिए पेटेंट्स की एंट्री ले लेते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। एक ही है, एक ही ऐसी इंटेंजिबल एसेट इस सब में दी हुई है, इसकी एंट्री ले लेते हैं। पेटेंट्स 10,02,000, यहाँ बाय मिस्टेक टोटल में मेरी एरर है, सुधार लेता हूँ। 10,02,000, सेम टोटल 10,02,000। चलिए, सो इनटेंजिबल एसेट्स 10,02,000 टोटल रहेगा, एक ही एंट्री। चलिए, इनटेंजिबल के बाद क्या आता है दोस्तों, देख लेते हैं अगली एंट्री क्या होगी। लेट्स हैव द हेडिंग, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन करंट एसेट्स। यहाँ हम कह सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बातें होगी, डिपेंडिंग कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं नॉर्मली लॉन्ग टर्म के ही होते हैं, शॉर्ट टर्म होगा तो आपको स्पष्ट बोला जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के इसको यहाँ पे इसकी एंट्री ले रहे हैं दोस्तों। चलिए, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स 3,38,000, 3,38,000 एक ही ऐसे एंट्री। चलिए, नेक्स्ट इज नोट नंबर 13। नोट नंबर 13 में आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसे कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इस सब में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है कि हमने किसी को लॉन्ग टर्म एडवांसेस दिए, लोन की सुविधा हमने किसी को दी है, ऐसा कोई व्यवहार नहीं। 14 नंबर पे चलते हैं। नंबर 14, हेडिंग आएगा फिक्टिशियस एसेट वाला, अदर नॉन करंट एसेट। ऐसा एक पॉइंट था अंदर, अदर नॉन करंट एसेट थी अंदर, फिक्टिशियस एसेट थी।
और वो एसेट है यस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये वाली एक ही एंट्री है, टोटल भी साथ में ले लेते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अमाउंट कितनी है 27,000 डन 27। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 15 और इससे जुड़ी हुई भी कोई एंट्री नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे नील दिखा देता हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कोई किया हो तो उसकी एंट्री, तो ऐसी कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं शॉर्ट टर्म, तो यहाँ नील रहेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और करंट इन्वेस्टमेंट, तो ऐसी कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस सब में नहीं। चलिए फिर आता है इन्वेंटरीज। तो क्या इन्वेंटरीज का कोई पॉइंट? हाँ सर, एक था स्टॉक इन ट्रेड, एक ही है, सीधा ले लेते हैं टोटल के साथ। स्टॉक इन ट्रेड सर 3,57,600, टोटल भी वही रहेगा 3,57,600। चलिए फिर 16 नंबर के बाद आता है 17 नंबर में ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में नॉर्मली मैक्सिमम दो ही चीजें होती है, और लेकिन यहाँ पे एक ही है, खुद उसी नाम से ट्रेड रिसीवेबल्स एक ही है कंटेंट, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं 368,240 368,240 टोटल भी वही रहेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। चलिए दोस्तों फिर नंबर 18 का हेडिंग दे देते हैं। पहले क्या हेडिंग आएगा, व्हाट इज द हेडिंग? कैश की बात करेंगे, चकाचकी की बात करेंगे, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। तो आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश इक्विवेलेंट्स एक ही चीज अंदर दी हुई है, मुझे जहां तक याद है कैश बैलेंस दिया हुआ था, यस कैश एट बैंक सेकंड नंबर पे है, उसकी भी एंट्री कर लेते, एक ही ऐसा कैश वाला पॉइंट है अंदर। सो लेट्स हैव इट्स एंट्री कैश एट बैंक 3,16,320 अमाउंट सही। सो दोस्तों आसान है, इस तरीके से आपने नोट्स बनाते जाना है, टोटल लेते जाना है, लेकिन आपने चीज़ें ध्यान रखनी होगी, हेडिंग्स याद रखना होगा, कहाँ किसकी एंट्री करनी है, कौन से हेड्स के अंदर ये आएगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। नंबर 19 के पास चलते हैं। 19 हेडिंग है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऐसी कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस? यस, एडवांस टू एम्प्लॉयज है। नॉर्मली एम्प्लॉयज को जो एडवांस दिए जाते हैं शॉर्ट टर्म के ही होते हैं, अगर कोई क्लैरिफिकेशन हो लॉन्ग टर्म दिया तो लॉन्ग टर्म में जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉयज का अगर एडवांस है तो उसे शॉर्ट टर्म में हम दिखाएंगे। उनको ज़्यादा लंबा चौड़ा लोन नहीं दिया जा सकता नॉर्मली, अगर दिया जाता है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसा अगर स्पेसिफिकेशन हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो शॉर्ट टर्म में दिखाना है। सो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हमने एम्प्लॉयज को एडवांसेस जो दिए उसको शॉर्ट टर्म कैटेगराइज करके यहाँ दिखा रहे हैं 3,02,000। और आखिरी पॉइंट आ जाएगा अदर करंट एसेट्स, जिसे हम दिखाएंगे। अदर करंट एसेट्स में कुछ एडवांस टैक्स वाला पॉइंट था, यस अदर करंट एसेट्स एक ही एंट्री, उसकी भी टोटल भी ले लेंगे साथ साथ। हमने एडवांस टैक्स पे किया है तो ये हमारी एसेट हो गई, प्रीपेड टैक्स है एक तरीके से, सो इसको करंट एसेट मानेंगे, अदर करंट एसेट इसको दर्शाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 20 पॉइंट्स रेडी। अब हम कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर इन सब की एंट्री, यानी अब हम बैलेंस शीट फ्रेम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर, रुख करेंगे और बैलेंस शीट फ्रेम करेंगे फटाफट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका रेडी होना चाहिए, उसके लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, यू शुड बी रेडी विथ योर फॉर्मेट। फॉर्मेट रेडी होगा तो आप आसानी से इस सम को आप एंट्रीज लिख पाएंगे वन बाय वन। तो चलते हैं सॉल्यूशन की फाइनल एंट्रीज पे। लेट अस रेडी विथ द फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, मेरा फॉर्मेट रेडी है, मैं फॉर्मेट रेडी पे ही चलूंगा क्योंकि मुझे तो पता है कि मुझे क्या करना है। आपको भी रेडी रहना होगा दोस्तों।
चलिए फॉर्मेट अगर आपका रेडी है तो अब हमने क्या करना है सर, हमने करनी है सिर्फ अमाउंट की एंट्री वन बाय वन। चलिए तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा सर, हेडिंग लिखनी है पहले आपने अच्छे से, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, जिस साल की बैलेंस शीट दर्शानी है आप दर्शा दीजिए। फिर 3 कॉलम रेडी करनी है आपने फॉर्मेट में, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर्स एंड अमाउंट। इस तरीके से आपने 3 कॉलम्स रेडी कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बैलेंस शीट जो है उसकी 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड और दूसरी होती है एसेट साइड। तो हम पहले लायबिलिटी साइड को कवर करते हैं जिसका एग्जैक्ट नेम है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज फ्रेम करेंगे जिसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड भी कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या है ओनर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड्स दो चीजों का समावेश किया जाता है इसके अंदर, फर्स्ट इज शेयर कैपिटल एंड अदर इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम अमाउंट लिखेंगे, अब पहली कैटेगरी में चलेंगे। पहली दो की अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट, हमने सब रेडी रखा है, अब हमने सिर्फ एंट्री करनी है। एंट्री में क्या आएगा सर, 52,02,000 और 1,06,980। अब हम अमाउंट भी चेक करते जाएंगे जिससे क्या है कि हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है, देख लेते हैं। 52,02,000, 1,06,980, इस तरीके से हमने एंट्री करनी है। शेयर्स, ये नंबर 1 की एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। नंबर 2 है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलर्ट, जो नॉर्मली होता नहीं है, नील, आप डैश कर सकते हैं वहाँ पे। नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में है पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जस्ट हेलो। हाँ जी, सो नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या हमारी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है इस सम के वैल्यूएशन में? हाँ सर, तो उसकी एंट्री कर लेंगे 8,02,000, 8,02,000, 8,02,000 जी। नंबर 2, उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज में कैटेगरी बी में क्या आएगा सर, यानी कि नोट नंबर 4 की जो हेडिंग है हमारी अदर नॉन करंट लायबिलिटी, उसकी टोटल कितनी थी सर, थी या नहीं थी? नहीं थी, नील रहेगा, डैश। चलिए फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्या कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है? हाँ सर, 6,02,000, 6,02,000। चलिए फिर करंट लायबिलिटीज नंबर 1 कंप्लीट हमारा, जिसमें 2 नोट्स होते हैं। नंबर 2, अगर सम में इंफॉर्मेशन अलग से दी होती तो डायरेक्ट एंट्री होती, उसकी कोई नोट्स नहीं है, एक ही अमाउंट आएगी आएगी तो अगर सम में दी हो तो। लेकिन ऐसी कोई पेंडिंग अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं है सम में शेयर से जुड़ी हुई, तो वहाँ कुछ भी नहीं, आप नील यानी कि डैश सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में 3 कैटेगरी है, नोट 3, 4, 5, जिसमें से हमारे पास 2 की बैलेंसेस अवेलेबल है, हमने वैल्यूएशन किया उसके बेसिस पे। अब आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बाद आती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसमें पहली कैटेगरी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है? हाँ सर है, एक है और उसका टोटल भी एक, तो वो ले लेते हैं सर, 4,92,200, डन। चलिए फिर आता है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स तो हमने वैल्यूएशन किया ही है, दो चीजें थी ट्रेड पेबल्स में, यस सर, 1,89,000, नोट नंबर 7 का अमाउंट 189,120। चलिए दोस्तों, उसके बाद आता है अदर करंट लायबिलिटीज नंबर 8, नोट नंबर 8 अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा 66,800। चलिए फिर नंबर 9 में कुछ है वैल्यूएशन? हाँ सर है, प्रपोज डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने भी दर्शाया है, 1,66,000। तो इस तरीके से हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। 9 अमाउंट्स जो हमने फाइंड की थी वो 9 अमाउंट्स की एंट्री यहाँ पे है, जहाँ डैश होगा वहाँ डैश है। चलिए टोटल ले लेते हैं लायबिलिटी सेक्शन का, जो अंत में टैली होना चाहिए, 76,27,100 टोटल आएगा। अब चलते हैं सर एसेट साइड पे।
चलिए एसेट साइड में हमारा सबसे पहला जो खिलाड़ी है एसेट के अंदर वो आता है सर, फर्स्ट पॉइंट जो होता है नॉन करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट के अंदर आएगा फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट इंक्लूड्स फर्स्ट कैटेगरी कॉल्ड फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट की दो कैटेगरी है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। चलिए तो इनटेंजिबल एसेट्स की टोटल देख लेते हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल साथ में ले लेते हैं क्योंकि दोनों रेडी है हमारे पास। 48,63,940, 10,02,000 इंटेंजिबल, दोनों सही है। चलिए तो नॉन करंट एसेट का पॉइंट ए कंप्लीट हुआ, फिक्स एसेट कंप्लीट हुआ, पॉइंट बी पे चलते हैं। नॉन करंट एसेट यानी कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ सर गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे तो उसकी एंट्री ले लेंगे सर, 3,38,000। चलिए फिर 13 नंबर में कुछ नहीं है, डैश है वैल्यूएशन में, और 14 में है सर हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। तो 13 14 की एंट्री ले लेते हैं। 13 में डैश, 14 में आएगा 27,000, 14 में आता क्या है सर, फिक्टिशियस एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, जिसका फायदा हमें वर्षों तक मिलता रहने वाला है, वो चीजें इसको हम राइट ऑफ करेंगे वन बाय वन। सो 27,000 ये हो गया फिक्टिशियस एसेट्स की एंट्री। एसेट नंबर 1 कंप्लीटेड, मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, यानी कि जितनी भी लॉन्ग टर्म स्वरूप की एसेट्स थी उसकी एंट्रीज हो गई। अब हम शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करेंगे, करंट एसेट्स के अंदर जो आती है। तो कैटेगरी 1 कंप्लीटेड, कैटेगरी 2 पे चलते हैं, मेन हेडिंग करंट एसेट्स। चलिए तो करंट एसेट में हम चलते हैं, नोट नंबर 15 और 16 को लेते हैं। 15 में कुछ भी नहीं है, मींस अमाउंट नील है, करंट इन्वेस्टमेंट नील है, इन्वेंटरीज हमने देखी हुई है 3,57,600। ट्रेड रिसीवेबल्स आगे आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स एक एंट्री थी 3,68,240, और उसके बाद आ रहा है कैश इक्विवेलेंस। कैश इक्विवेलेंस कितना है सर, 3,16,320, और अंत में दो चीजें और है 1920। 19 है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अगला है अदर करंट एसेट्स। तो ऐसी दोनों एक एक चीजें थी, पॉइंट्स थे, उनकी एंट्री कर लेते, 3,02,000, 52,000। सो ऑल फ्रॉम 10 to 20 रिमेनिंग नोट्स जो थी हमारी वो सब हमने कवर की ली, जिसमें दो बैलेंसेस नील थी वो भी हमने दर्शा दी। आप टोटल ले लेते हैं दोस्तों, टोटल टैली होना चाहिए, हमेशा याद रखना है आपने, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल हमेशा टैली होना चाहिए, टोटल मस्ट बी टैली। आप देख सकते हैं टोटल टैली हो रहा है, ये हमारे लायबिलिटी साइड का 76,27,100, और ये हमारे एसेट साइड का 76,27,100। और ये सम की खासियत ये है दोस्तों कि जो बैलेंस शीट में आपको बैलेंस का टोटल दिया है वही आएगा। तो ऐसा सम अगर पूछ लिया जाए तो ये हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि हम टैली भी कर सकते हैं। तो चलिए आंसर तो अंदर दिया हुआ ही है, हमने इन चीज़ों को सिर्फ कहाँ रखना चाहिए, एग्जैक्टली कहाँ रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट, वही दर्शाना है बस। सो इस तरीके से आपने रिकॉर्ड करना है एंट्री को, और गड़बड़ी नहीं